अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना वकार अहमद। आज फिर न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की वीडियो है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, जो जैसे कि कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, उनको टीचर डायरेक्ट सवाल या जवाब बता रही होती है और वो बोर्ड पे करवा रही होती है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों, कॉमर्स बहुत आसान है। तो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि किस तरीके से कॉमर्स आसान है। आपको उसकी ब्रांचेस बताऊंगा, मैं उसकी शाखें बताऊंगा। आज की वीडियो इतनी रखेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे की वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको मैं बताऊं, कॉमर्स हम इस्तेमाल करते हैं बिज़नेस के लिए। अगर हम कोई बिज़नेस करना चाहें, कॉमर्स पढ़ते इसलिए हम क्योंकि हमारे को अगर आगे बिज़नेस करना है तो हम कॉमर्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मिसाल मैंने ये एक सर्कल बनाया। सर्कल आपको नज़र आ रहा है। इस सर्कल के अंदर मैंने लिखा बिज़नेस। ठीक है, इसके नीचे फिर एडवांस होता गया। एडवांस होते होते कंपनी हो गया, फिर एडवांस हुआ। अब हम पढ़ते हैं फार्म। ठीक है, तो ये हमारे को मिलता है। तो इसकी बेस पे अगर हम किसी और के पास काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो उसकी बताएंगे हम। और कॉमर्स में हम ये अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ये अकाउंटिंग के सिलसिले में आता है। मैं आपको बताऊँ अकाउंटिंग वगैरह जो पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर कि जैसे मैं आपको बोलूँ अगर कि आप पूरे मुल्क का बजट निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? जब तक कि आपको अकाउंटिंग नहीं आती होगी तो आप बजट कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको इसकी आज कॉमर्स के 5 ब्रांचेस बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कॉमर्स की 5 ब्रांचेस। 1 2 3 4 5। ये कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 कंपनी में होंगी तो काम बनेगा। क्योंकि जैसे कि एक मकान है, 1 2, इसके 2 पिलर हैं, तो ये मकान नीचे से खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये पिलर नहीं होंगे तो ये मकान खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। तो ऐसे ही ये 5 ब्रांचेस हैं कंपनी को खड़े करने के लिए। कंपनी इसके तहत चलती है। अगर इसमें से एक भी ब्रांच कम होगी तो आपकी कंपनी अधूरी है। तो मैं आपको लिखवाऊँगा, सबसे पहले आपको लिखवाऊँगा ये सबसे नीचे जो कंपनी दी हुई है, इसकी एक है ये असिस्ट, जिसको हम कहते हैं उर्दू में असासा। नंबर 2 ब्रांच है हमारे पास एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब यानी कि जैसे कि आप कोई चीज़ दे देते हैं जो गो हो जाती है, एक दफ़ा चले जाती है। जैसे कैश है आपके पास, वो एक दफ़ा जो चले आएगा, जो वापसी नहीं आएगा, वो एक्सपेंस कहलाता है। जैसे जाने वाला, जैसे कोई रकम आपकी चली जाती है तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। और नंबर 3 हमारे पास ब्रांच है कि लायबिलिटीज़। नंबर 4 हमारे पास ब्रांच नंबर 1 2 3 हो गई। नंबर 4 ब्रांच हमारे पास होगी आपकी इनकम रेवेन्यू। ठीक है, आपके पास नंबर 5 ब्रांच होगी जो आपका इस कंपनी का सरमाया होगा, जैसे कि कैपिटल ओनर। कैपिटल ओनर जो आपका है, ये मेन है, ये है आपका सरमाया। इस कंपनी में जो जितना पैसा लगाएगा वो लगाएगा आपका ये कैपिटल ओनर। ठीक है, ये आपका कैपिटल ओनर जितना सब लगाएगा। तो आगे आपको मेरा बताने का मकसद ये लायबिलिटीज़, जैसे कि ये कंपनी इन 5 बंदों के ऊपर खड़ी हुई, इन 5 चीज़ों के ऊपर खड़ी हुई है। एक्सपेंस का मतलब मैं आपको बता रहा था, एक्सपेंस का मतलब होता है जैसे कि अखराजात। ठीक है, जो आप खर्च वगैरह करते हैं। तो आपके असिस्ट जो होती है, असिस्ट वो चीज़ होती है जैसे कि आपने एक मशीन ख़रीदी,
ख़रीदी है, आपने परचेज़ की है, तो वो आपकी अपनी मलकियत है। आप इसको लसासे के साथ साथ इसके साथ मलकियत भी ज्वाइन करते हैं। मलकियत आपकी मलकियत को लसासा आपका यानी कि। तो आपके पास असिस्ट का कॉलम बनाते हैं हम। यह है हमारे पास असिस्ट का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर लिखवाता हूँ इसकी ब्रांच, इसकी जो चीज़ें हैं। जैसे कि आपके पास है जो आपका अपना असासा कुल असासा है, जैसे कि आपके पास कैश है, वो आपका कुल असासा है। आपके पास बैंक अकाउंट है, वो आपका कुल असासा आएगा। जैसे आपके पास असेट रिसीवेबल आपका यानी कि जो आप लोगों से करते हैं, जो भी लेन देन होता है, ठीक है। इसके नीचे हम चलते हैं अगर तो मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ठीक है। और इसके नीचे चलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, और हमारे पास लास्ट में होगा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, मशीन परचेज करने वाली। क्योंकि अगर आपके पास वो अपनी है, अगर आप उसको बेचेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। जो पैसा आ रहा है जाएगा नहीं, जो पैसा जाएगा वो आपके पास अखराजात में आएगा, एक्सपेंस में आएगा, जिसमें भी आपको लिखवाऊँगा। ये आ गया आपके पास मशीन, लास्ट था आपका मशीन, ठीक है। ये लास्ट हो गया आपका। अब मैं आपको एक्सपेंस की तरफ चलता हूँ, एक्सपेंस लिखता हूँ। एक्सपेंस आ गया आपका, ये एक्सपेंस का कॉलम बनाते हैं हम। ये आ गया एक्सपेंस का कॉलम, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये आ गया एक्सपेंस का कॉलम। एक्सपेंस के कॉलम में मैं आपको लिखवाता हूँ जो जाता है अखराजात जो आपके हैं, जैसे कि आपका है रेंट, किराया, सही है। ये आप खुद जानते हैं, जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। जैसे आपका रेंट है, सैलरी है, एक दफ़ा खर्च हो जाती है तो वापसी नहीं आती है, ठीक है। आपके पास सैलरी है। एडवर्टाइजिंग के लिए आप पैसे इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल परचेज़ करते हैं। वो आपका जो आप मोबाइल परचेज़ करते हैं ना, वो आपका सिस्टम में आता है क्योंकि वो आपने परचेज़ किया होता है। लाइबिलिटीज़ जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है आपका वाजिबात, ठीक है, वाजिबात। और आप इसको कर्ज भी कह सकते हैं, कर्ज, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर मशीन पढ़ाया था, मशीन जो पढ़ाया था आपने, बहुत सी कंपनियाँ होती हैं जो कर्ज पर लेती हैं कि हम आपको 20 दिन बाद पे कर देंगे, तो वो आपका इसके अंदर लायबिलिटी, इसके अंदर आपका वो आता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग लिखवा था मैं, आपके पास एडवर्टाइजिंग लिखवा दिया मैंने आपको। आप इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके भी पैसे आपको नहीं मिलते हैं। वो पैसे आपके सेव होते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, जब आपको चाहिए होती है वो सब मिलते हैं। तो इस वजह से ये भी हमारे पास वो अखराजात में आ जाता है, क्योंकि आप 100 रुपये रोज़ निकालते हैं उसके लिए, इंश्योरेंस के लिए आप, तो के लिए उसमें आ जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट आप कहीं जा रहे हैं, उसका जो खर्चा होता है वो भी आप अपनी सैलरी में से ही निकालते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो आप जैसे यूटिलिटी बिल लिखवा देता हूँ मैं, यूटिलिटी बिल, ठीक है। ये मैंने यूटिलिटी बिल इसलिए लिखवाया, जैसे आपका घर का होता है, गैस का बिल आता है, और अल्लाह भला करे आपका बिजली का बिल आता है, ये सब यूटिलिटी बिल में शुमार होते हैं ये। तो मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ वाजिबात कर, जो मैंने आपको बताया लायबिलिटीज़ का कॉलम बनाते हैं, कॉलम छोड़ें, चलते हैं आगे वीडियो। देखिए आप जब तक ये पूरी वीडियो को गौर से समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो इसलिए नहीं समझ में आएगा, अभी जैसे मैंने आपको जो पढ़ाया है, ये पढ़ाने का मकसद ये आपको कहीं भी चले आए, आपको नहीं पढ़ाया जाता है, आप डायरेक्ट जाते हैं, आपको वो सिर्फ बताती है हम कॉमर्स बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, या बताता है सर आपको कि ये बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं, हम कंपनी वगैरह जो आप बिज़नेस करना चाहें उसके लिए पढ़ते हैं। आपको ये चीज़ें वो खाली लिखवा कर छोड़ देता है, समझाता नहीं है। अगर ये चीज़ें अगर बच्चों को समझाई जाएँ
तो इंशाल्लाह वो बोलता है कि कॉमर्स में पढ़ सकता हूँ। अगर वो ये चीज़ नहीं बताएंगे तो वो बोलेगा मैं कॉमर्स नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि कॉमर्स उसको मुश्किल लगेगा ही। डायरेक्ट सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब की तरफ भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझें। तो मैं आपको लाइब्रेरीज दिखवाता हूँ। लाइब्रेरीज में आपके पास आ जाता है अल्लाह भला करे, आपका आ जाता है नोट्स, जो आप जैसे कुछ भी होते हैं आपके पास आ जाता है। आप टैक्स भरते हैं, टैक्स पेबल, ये भी आपके ऊपर वाजिबात कर्ज रहता है। ठीक है, आपका टैक्स भी कर्ज रहता है। आपने बैंक लोन लिया, ये भी आपके ऊपर कर्ज है। और आखिरी में बस नहीं काफ़ी, तो आखिर में हमारे पास बचा एक सरमाया, जो एक कैपिटल ओनर हमारा। ठीक है, कैपिटल ओनर की तरफ आने से पहले मैं आपको बताऊं, कैपिटल ओनर वो होता है जिसने क्या नाम है इन्वेस्टमेंट की हुई होती है इस कंपनी को खड़ा करने के लिए। और जब वो कंपनी चलाता है तो उसके लिए ये चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि असिस्ट होती है उसके पास, उसकी अपनी मल्कियत, एक्सपेंस जो मैंने आपको लिखवाया, लायबिलिटीज़ लिखवाया, ये सब उसकी कंपनी के खर्चात वगैरह में आते हैं। और ये जो मैंने आपको लिखाया इनकम रेवेन्यू, ये मैंने इनकम रेवेन्यू भी लिखवाया आपको। ये वो चीज़ है जो आपके पास आती है, आपके पास आती है। जैसे कि मैंने लिखवाया यहाँ पर, जैसे इनकम रेवेन्यू लिखाने का मकसद ये था मेरा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किराए का मकान हो आपका, अगर ठीक है आप उसके पैसे देते हैं, आप उसका किराया भरते हैं। और एक चीज़ आपके पास ऐसी होती है जो आपकी अपनी मल्कियत में होती है, जो आपके पास असिस्ट में आती है, जो आपकी अपनी मल्कियत होती है, वो आपकी असिस्ट में आती है। अगर आप उसको किराए पे देंगे तो वो भी आपकी इनकम में ही आएगा, इनकम रेवेन्यू में ही आएगा। क्यों? वो इसलिए आएगा क्योंकि वो आपके पास आ रहा है, आपके पास से जा रहा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवाता हूँ। जैसे कि आप सेल करते हैं कोई चीज़, ये आ गया इसका ऑप्शन, आपने ये नहीं है बस सेल, आप कोई चीज़ सेल करते हैं, आपने 5 रुपये की ली, 10 रुपये की बेची, 5 रुपये प्रॉफिट, ये आपका इनकम। ठीक है, सर्विस करते हैं, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, इस सर्विस के मैं पैसे लेता हूँ। सही है, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, अब मैं और बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़ाऊँ, अगर मैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ तो मैं उनको पढ़ाऊँगा, तो उसको मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ, उनको टीच कर रहा हूँ तो मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ। तो आपको मैं रेंट रेवेन्यू बताऊँगा, रेंट रेवेन्यू जो कि मैं आपको भी बता रहा था, यहाँ पर इनकम में ही बता रहा था मैं आपको। तो रेंट रेवेन्यू जो आपके पास आता है, जो आपकी अपना मकान होता है, उसका जो आपका किराया आ रहा होता है, वो रेंट रेवेन्यू यानी कि वो भी आपकी एक इनकम होती है। ठीक है, वो भी आपकी इनकम में आती है। और लास्ट बचता है हमारे पास कंसल्टिंग फी, और हमारे पास शायद एक और है, हाँ हमारे पास एक और है, ये है हमारा, ये भी हमारी इनकम में ही शुमार होगा, क्योंकि कमीशन, जैसे कमीशन मैं आपको बताऊं, कमीशन मेरे पास ये क्या नाम है, स्टेट एजेंसी में मैं काम करता हूं। तो मैं एक चीज़ आपसे मैंने ख़रीदी 30 रुपये की और मैंने आगे बेच दी 50 रुपये की, तो वो मैंने उसके ऊपर 20 रुपये मुनाफा कमाया, तो ये भी आपके इनकम में आता है, ये मेरा कमीशन था। ठीक है, मेरा कमीशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इनकम आपको उर्दू में बोल सकते हैं, बोलते हैं, आपको पता भी होगा इनकम का मतलब होता है आपकी आमदनी। लास्ट बचा आपके पास ओनर, कैपिटल ओनर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ये है कि ये एक और ये नीचे भी चलते हैं तो सही है, ये होता है हमारा कैपिटल। बाकी तो आप समझ गए, आगे मैंने आपको पांचों के लिखवा दिए हैं। तो मेरा समझाने का मकसद ये था, कॉमर्स कोई मुश्किल नहीं है, ना ज़्यादा हार्ड है ना आसान है। आगे हम चलेंगे, पढ़ेंगे,
मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री के बारे में, ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब हमारे पास सवालात में आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँगा। इसी तरीके से आसान तरीके से क्लियर करूँगा जिस तरीके से मैंने हर चीज़ आपको उर्दू में बताई, ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश भी लिखूँगा और आपको उर्दू में भी बताता रहूँगा। तो आप एक दफ़ा मैं इसको कैमरे पे छोड़ देता हूँ, आप इसको अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो इसको कॉपी कर लीजिएगा।